हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि यह 2 तारीख 2023 का पूरा फुल पेपर है। तो आई थिंक सबसे पहले हम सीडीपी का पेपर देखेंगे। पूरे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग भी हल कीजिएगा। तो आपका 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप 2024 का सीटेट वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। तो 23 के 22 के जितने भी ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन पेपर जरूर देखिएगा। तो आई थिंक सबसे पहले मैं आप लोगों को 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ऑनलाइन वाले सारे पेपर करवा दूंगी। सीडीपी का भी, इंग्लिश का और साइंस का, मैथ्स का, सारे सब्जेक्ट के करवाऊंगी मैं आपको। तो आप लोग को अगर देखना है प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो उसके बाद मैं 23 के बाद 22 के, 21 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी पूरे डेट वाइज, ठीक है। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इससे आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से सीडीपी का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे कहा है स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब वह उसका, इसमें ये मतलब बायोलिंगुअल है। आपको अगर इंग्लिश वाला देखना है तो इंग्लिश वाला देख लें, और हिंदी वाला देखना है तो हिंदी वाला देख लें, ठीक है। तो जो है हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है। इससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को डैश कहा जाता है। तो स्नेहा के बदलाव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है किस कारण। तो यहाँ पे है, ऑप्शन में है यहाँ पे इसके फोल्डिंग पार्ट, मतलब कि यहाँ पे हेल्प दी जा रही है कि ग्रोथ है यहाँ पे, कि उसकी वृद्धि हो गई है। और अगला है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है लर्निंग, सीखना, कि वो सीख गई है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा। और डी नंबर में है एडॉप्टेशन, और जिसमें अनुकूलन दिया हुआ है हिंदी में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो है, क्या नाम है इसका, स्नेहा, जो स्नेहा है इसका जो स्नेहा जो है इसका जो कद है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब कि ये ग्रोथ कर रही है, इसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि कह रही है कि कहा है यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब वह उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जाता है। मतलब वो अनुकूलन नहीं कर रही है ना, तो उसे कोई हेल्प दी जा रही है यहाँ पे, और ना ही उसे सिखाया जा रहा है। सिखाया जाएगा तो वो क्या हाथ ऊपर करके अलमारी थोड़ी ना पकड़ लेगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे उसकी मतलब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो क्योंकि स्नेहा का जो कद है वो कद में बदलाव में, मतलब कद के बदलाव में जो है वृद्धि हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पे वृद्धि होगा। और जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। आपको पता ही होगा, जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है और यह एक समय पर रुक जाती है। जैसे लंबाई है वो अभी लंबी हो रही है और वो उसका हाथ अलमारी के हैंडल तक पहुंच जा रहा है, मतलब वो लंबी हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन लंबी ऐसी चीज़ होती है, ग्रोथ ऐसा चीज़ होता है, एक समय आने पर जो है वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं रुकता है। आई थिंक आपको पता ही होगा, ये आप लोग बीएड में पढ़े ही होंगे। और जो है जो विकास होता है उसको मैंने बता ही दिया, वो गुणात्मक होता है, मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो गुणात्मक होता है। लेकिन जो ग्रोथ होता है, मतलब कि जो वृद्धि होता है, वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। और यह जीवन जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है। तो जो ग्रोथ होता है एक समय पर आकर रुक जाता है, और लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ना तो हेल्प दी गई, ना ही सिखाया गया, और ना ही वो कोई अनुकूलन कर रही है, ना अडॉप्टेशन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, यहाँ पे क्वेश्चन में है प्रत्येक बच्चे की विकास की दर। यहाँ पे आंसर में है, मतलब ऑप्शन में है, गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। और बी ऑप्शन में है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, ठीक है। तो और सी ऑप्शन में है यहाँ पे को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। और डी ऑप्शन में है कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होती है।
तो इसका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता होती है और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, ठीक है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण मतलब वातावरण, ये दोनों के अंतःक्रिया के माध्यम से जो है विकास होता है, ठीक है। जो विकास की दर होती है पर्यावरण और क्या कहते हैं आनुवंशिकता दोनों दोनों पर निर्भर करती है। अगर विकास के लिए बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं दिया जाएगा तो उसका तब भी उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। और आनुवंशिकता हो गई तो अगर आनुवंशिक लक्षण है जैसे उसके माँ बाप में हैं जो भी जो है तो उसी प्रकार से उसका विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो जो विकास होता है बहुत महत्वपूर्ण वो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होती है विकास के लिए बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और आनुवंशिकता व्यक्ति को विकास की क्षमता प्रदान करती है। जो आनुवंशिकता होती है वो व्यक्ति के विकास को क्षमता प्रदान करती है जिसके ढंग से उपयोग द्वारा जो पर्यावरण में होता है वो उसकी प्रक्रिया जो होती है वो भिन्न भिन्न दर की होती है, ठीक है। और यह जीवन भर चलता रहता है डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है वो आनुवंशिकता और क्या कहते हैं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्कूल में बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में है माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका। तो माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका की बात की है। अनावश्यक हो जाती है। बी ऑप्शन में आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है और सी ऑप्शन में है आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है डी वाला। तो इसमें कहा है आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है, मतलब जो आरंभिक बचपन होता है कि उतनी ही रहती है। तो इसका जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है क्या, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण की भूमिका जो होती है, ठीक है। तो परिवार में जो भूमिका होती है माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की जो भूमिका होती है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है प्राइमरी के लिए, तो वहाँ पे परिवार होता है। सेकेंडरी में क्या होगा, आस पड़ोस हो जाएगा, ये सब सेकेंडरी में आएंगे। तो यहाँ पे जो है आरंभिक बचपन में कम हो जाती है। जो परिवार की भूमिका होती है वो आरंभिक बचपन में कम हो जाती है क्योंकि जो परिवार होता है ये प्राइमरी के लिए भूमिका होती है। मतलब जो मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए परिवार की भूमिका यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो माध्यमिक स्कूल होता है वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जैसे आस पड़ोस हो गया, अपने दोस्त हो गए और पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तो वहाँ के जो भी रास्ते में वो देख रहे हैं पर्यावरण जो भी, तो वहाँ पे उन चीज़ों से संपर्क करके बच्चे ज़्यादा सीखने लगते हैं। तो इस कारण यहाँ पे परिवार की भूमिका कम हो जाती है। तो परिवार से कम बच्चे सीखते हैं परिवार में, क्योंकि वहाँ तब उस टाइम पर कम बच्चे रहते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में है जीन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। और भी है, मतलब यहाँ पे एक तर्क है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, जीन प्याजे ने सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना की है विचार उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं। ये बात गलत है, ये प्याजे जी का नहीं है। और बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। निष्क्रिय यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे सक्रिय रहना चाहिए बच्चों को, तभी बच्चे सीख पाएंगे। यहाँ पे अगर एक्टिव रहेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा। दिया तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दोनों यहाँ पे ऑप्शन गलत रहेंगे, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला है यहाँ पे एक्टिविटी, दूसरा है कंडीशनिंग
और सी है लैंग्वेज और डी है रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे पुनर्वलन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्याजे जी के अनुसार कौन से कारक यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? तो इसका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एक्टिविटी। जितना बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे, गतिविधियां कराएंगे, उतना ही बच्चों का ज़्यादा विकास होगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा यहाँ पे। तो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो इस कारण यहाँ पे गतिविधि हो जाएगा, क्योंकि प्याजे जी कहते थे बच्चों से जितना ज़्यादा एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चों का उतना ही ज़्यादा विकास होगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? यहाँ पे युग्म कौन सा मिलान सही है, यहाँ पे ये बता पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्याओं पर तर्क, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण है यहाँ पे। अगला है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु अस्थायित्व तथा जीववादी सोच, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक और अवस्था मूर्त सोच हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सही है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो इनका प्याजे जी का जो इन्होंने बताया है, प्याजे जी ने जो फॉर्मल स्टेज होती है उसमें अमूर्त तर्क करने का मतलब वो थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, अमूर्त तर्क करने की अवस्था होती है, तो अमूर्त तर्क करने लगते हैं, अपने आप से वो सोचने विचारने लगते हैं खुद से। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? तो किस अवस्था में आएगा कोहलबर्ग के? पहला है उत्तर प्रारंभिक अवस्था। आई थिंक आप लोग हिंदी वाला कम देखिएगा, इंग्लिश वाले पे ध्यान ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला अगर आप देखे रहेंगे तो इससे आपको मतलब तुरंत आप आंसर कर लेंगे, लेकिन जो हिंदी वाला होता है उसके कई नाम हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप लोग हिंदी वाला क्वेश्चन मत याद कीजिए, आंसर मत याद कीजिएगा, इंग्लिश वाला याद कीजिएगा। इंग्लिश वाला सही रहता है। ठीक है, इसके एक ही नाम रहेंगे और हिंदी वाले के कई सारे नाम रहते हैं। तो यहाँ पे पहला है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, और बी है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, और सी है हेटेरोनॉमस मोरालिटी, और डी है ऑटोनॉमस मोरालिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, लेव वागोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को क्या करना चाहिए? शिक्षिका को प्राण प्रदान करना चाहिए। आई थिंक उन्हें स्कैफोल्डिंग हेल्प करनी चाहिए। और बी नंबर में है इंश्योर कंडीशनिंग, आई थिंक अनुकूल सुनिश्चित करना चाहिए। और सी में है इनाम देना चाहिए। और डी में है सजा देनी चाहिए। तो सजा तो नहीं देनी चाहिए और ना ही इनाम देना चाहिए। ठीक है, लालच में आके बच्चा पढ़ेगा ये भी सही नहीं है, और सजा दें और उन्हें दंड दें ये भी बात सही नहीं है। बच्चों को दंड देना गलत बात है। ठीक है, अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए और प्रोवाइडिंग इसके फोर्डिंग प्रदान करना चाहिए। तो इसका यहाँ पे बात सही है, क्योंकि ये लेवागोस्की के अनुसार है, तो यहाँ पे लेवागोस्की के अनुसार है, तो यहाँ पे प्राण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये लेवागोस्की ने कहा है कि बच्चों को हेल्प देनी चाहिए। इसके फोर्डिंग प्राण ढांचा बहुत सारे नाम है, ये मतलब उन्हें प्रदान करना चाहिए। इसके द्वारा बच्चे अर्थपूर्ण तरह से सीखने में बच्चों को मदद मिलती है, वो ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें से है शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन में है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। सी में है शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। और डी में है शिक्षिका अधिकतर अनुकरण करके सीखता है, शिक्षार्थी सीखता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? तो इसमें से जो है बी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षार्थी जो है ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो ना तो रट कर और ना ही अनुकरण करके होगा और ना ही निष्क्रिय रूप से। अगर वो एक्टिव बच्चा नहीं रहेगा फिर भी नहीं सीख पाएगा, और रटेगा तो भी थोड़ी देर तक दिमाग में रहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो रटन पर भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अनुकरण मतलब कि नकल करना, तो नकल भी करना यहाँ पे गलत बात है। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में है, कथन और कारण दिया हुआ है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और आर तर्क में दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है, सही विकल्प चुने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन गलत है। आई थिंक आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, मानकीकृत परीक्षा की बात कर दिया है, तो यहाँ पे मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात गलत है। और बुद्धि लब्धि मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि सटीकता होती हैं, यहाँ पे ये बात भी गलत है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे दोनों ऑप्शन तर्क और कथन और तर्क दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों गलत है। बोथ ए आर एंड मतलब ए एंड आर दोनों गलत हैं, दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। पहला है संगीतमय बुद्धि, और बी नंबर में है शारीरिक गति संवेदन बुद्धि अंतर वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया, लय स्वर माधुर्य मतलब कि यहाँ पे सॉन्ग की बात किया जा रहा है जो है, क्योंकि उसी में है स्वर लय ताल से बोलना होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुर लय ताल में संगीत में बुद्धि में होता है, उसी में लोग गीत गाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। बी ऑप्शन में है, चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है। और सी ऑप्शन में है, अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 13 नंबर में कहा है, समाज की सांस्कृतिक पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है, जेंडर एक जैविक संरचना है। बी ऑप्शन में है, जेंडर एक सामाजिक रचना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आई थिंक यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, दो ऑप्शन ने नहीं देखा है तो आई थिंक, लेकिन फिर भी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं इससे भी बेटर ऑप्शन। तो इसमें से अगला ऑप्शन है, आनुवंशिक कारकों से तय होती है, और जो जैविक और न तो सामाजिक होती है। तो यहाँ पे जो है पहला ही बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेंडर इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में है, आकलन। आकलन क्या है, यहाँ पे सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। और बी ऑप्शन में है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। सी ऑप्शन में है, बच्चों के नामीकरण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है। और अगला इसमें क्या है, तो यहाँ पे अगला जो है बच्चों के बीच मतलब कि बच्चों की प्रतिस्पर्धा की भावना लानी चाहिए। तो ये बात गलत है, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं लानी चाहिए, कम्पिटेटिव की मतलब बच्चों के बीच में कम्पिटेटिव नहीं लाना चाहिए। और नामीकरण और वर्गीकृत भी नहीं करना चाहिए, नामीकरण नहीं करना चाहिए। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए, नहीं ये बात भी गलत है, तनाव नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे बेटर ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, केवल पेपर पेंसिल। तो पेपर पेंसिल ये बात गलत है, पेपर पेंसिल का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। और केवल की बात आ गई है, क्योंकि शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ही नहीं ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे केवल लगा दिया गया, अगर यहाँ पे शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों कहता तो यहाँ पे बात सही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे केवल शैक्षिक की बात किया हुआ है, तो यहाँ पे इस कारण ये बात भी गलत है, ये भी गलत है। और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
योगात्मक मूल्यांकन का मतलब साल के अंत में जो एग्जाम होता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस कारण यहाँ पे ये बात भी गलत होगी। बचा क्या यहाँ पे बी ऑप्शन, रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो ये बात सही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। बी ऑप्शन में, समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूल पर केंद्रित है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूल पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो निगेटिव का यहाँ पे निगेटिव वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बात सही है, ये सब सारे मतलब तीनों चारों ऑप्शन सही है। केवल यहाँ पे यही वाला बात गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ये वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन में कहा है, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तर्क आर में है, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वो प्रभुत्व लेते हैं और उन्हें सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जो है यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे जो कथन कहा है ये बात तो सही है, और जो यहाँ पे तर्क है, बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वो वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। तो हाँ, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। तो कौन सी तकनीकी यहाँ पे गतिशीलता में मदद करेगी। पहला है वॉकिंग स्टिक मतलब छड़ी, बी है ब्रेल प्रणाली, और सी है श्रवण में मदद करने का उपकरण, और डी है आवर्धक लेंस। तो इसमें से कौन सा मतलब मदद करेगा। तो इसका यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, वॉकिंग छड़ी हो जाएगी, मतलब वॉकिंग स्टिक छड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को जिन्हें दृष्टि बाधित है उनके लिए प्रभावी नहीं है। मतलब कौन सा उनके लिए निगेटिव है, ये क्वेश्चन ढूंढना है यहाँ पे आंसर। कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन में है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, सी में है संरचनाओं को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन देख लेते हैं, निगेटिव वाला ढूंढना है इसमें से। यहाँ पे है विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। तो मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव आंसर यही वाला है, यही हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कर दिया है पृथक्करण, और ये बात सही है। यहाँ पे ये सब चीजें सही हैं, लेकिन ये बात गलत है। तो जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है, 20 नंबर में रचनात्मकता क्या है। इसमें से कहा है रचनात्मकता क्या है। पहला ऑप्शन है कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, और बी है बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, और सी है अंकों के अनुक्रमों को याद करने की क्षमता, और डी है जो है एबिलिटी टू डू कन्वर्ट थिंकिंग, मतलब अब सारी सोच, अभी सारी सोच मतलब एक तरीके का सोच। तो ये बात गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन वो 20 नंबर क्वेश्चन हम पे थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। रचनात्मक मतलब यही होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें से 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है, जो है कथन में है, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा या वह संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए, और तर्क में कहा है अर्थपूर्ण उद्गम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। तो आई थिंक इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही है, तो इस कारण यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर दोनों सही हैं, और आर सही मतलब आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर आई थिंक हो गया। 22 नंबर हमें देखना है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल होता है। मतलब जो शिक्षार्थी केंद्रित होता है, मतलब वो लर्नर सेंटर्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड
मतलब जो सीखने वाला होता है वो केंद्र में हो। इसमें कौन सा दृष्टिकोण में क्या क्या शामिल होता है? तो पहला ऑप्शन में है इसमें वो विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, और शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। और सी है पारंपरिक व्याख्याएं विधियां। ठीक है ना। और अगला है यहाँ पे ऑप्शन में वे तरीके जिनमें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होती है। तो नहीं, ये बात गलत है, ये पाठ्य पुस्तक केंद्र नहीं होगा। तो इसमें से जो होगा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। वे विधियां जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हो, मतलब जो बच्चे सीखना चाहें जिस तरीके से, वो तरीका इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है। तो वो वही चीजें होती है शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है। बच्चों को ध्यान में रख के सिखाया जाता है, बच्चे केंद्र पे होते हैं। ठीक है। जो बच्चे जैसे कहेंगे सीखने के लिए, एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे भी उन्हें सीखना है जिस माध्यम से, उन माध्यम को लेकर के उन्हें सिखाना। ठीक है। तो बच्चों के हिसाब से चलना, जैसे बच्चे कहें वैसे ही सिखाना। ठीक है। टीचर को वैसे ही सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे इस कारण यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षार्थियों के किस इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। बी है एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। और डी है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका यहाँ पे ऑप्शन में है सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? तो इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें से ये तीनों ऑप्शन तो सही नहीं है। तो यहाँ पे एक सक्रिय होता है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। तो हाँ, यहाँ यही बात सही है, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए। बच्चों को नई अवधारणाओं से सिखाने के लिए मतलब परिचय कराना है, तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए, कि उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर होना चाहिए, कि अमूर्त से मूर्त की ओर, कि सरल से जटिल की ओर। तो जो चीज़ें बच्चों को नहीं पता है उन चीज़ों से बच्चों को ज्ञात करवाना, तो ये बात तो गलत है। तो ऐसे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और उच्च क्रम पहले बच्चों को बड़ी मतलब कि कोई हाई लेवल की पुस्तक दे दिया जाए पढ़ने के लिए, और उसके बाद छोटे बच्चों की दे, तो ऐसे भी नहीं पढ़ाना है, ये बात भी गलत है। अमूर्त सोच से मूर्त सोच नहीं, बच्चों को चीज़ें दिखाकर सिखाना चाहिए, अमूर्त सोच से नहीं, कि वो चीज़ों के बारे में जानते ना हो, वो दिमाग में अपने समझ ना पाएँ, और तो उन्हें सिखाया जाए, तो ये बात भी गलत है। बच्चों को ये चीज़ें दिखाकर सिखाना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहाँ से निम्न से उच्च की ओर होना चाहिए। ठीक है। बच्चों को सिखाने के लिए नई अवधारणाओं को। और यहाँ पे है सरल से जटिल की ओर। हाँ, तो यही बात सही है, बच्चों को पहले सरल चीज़ें दो सीखने के लिए, उसके बाद सरल से जटिल की तरफ जाओ। सरल, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का, फिर उससे लेवल का, ऐसे ऐसे करके मतलब जटिल लेवल तक हम चले जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर पे आ गए हम। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि समकालीन शिक्षा की नीतियां, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना डैश होना चाहिए। तो सीखना किस प्रकार से होना चाहिए? स्मरण आधारित तो नहीं, रटना नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं, पाठ्य पुस्तक भी केंद्रित नहीं होना चाहिए, कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, जैसे जैसे पाठ्य पुस्तक में करने को लिखा हो वैसे वैसे बच्चों को करना है, नहीं, परीक्षा उन्मुख नहीं, अनुभवात्मक, हाँ यही बात सही है, इसमें एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए। ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। पहला है अनुरूपी सोच, मतलब कि एनालॉजिकल थिंकिंग। और दूसरा है फंक्शनल फिक्सडनेस, तो नहीं, प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए। अभिसारी सोच, ये बात भी गलत है। कलन विधि, ये बात भी गलत है। ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। यहाँ पे कहा है एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है, तो इसमें से कौन सी होगी? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो सबसे बेकार इसमें जो रणनीति है, फंक्शनल फिटनेस, एक ही कार्य पर निर्भर रहना, ये बात गलत है। वही चीज़ इसमें भी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी, अभिसारी सोच में भी ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है। कि एक ही सोच पर केवल रहा जाए, एक ही चीज़ पर निर्भर, और इसमें भी एक ही चीज़ पर रहेगा, तो इस कारण ये दोनों बिल्कुल भी गलत हैं। तो आई थिंक सारे में इसमें चारों ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है, तो आई थिंक हमें 2 ऑप्शन देखना है। तो अनुरूपी सोच, तो ये तो बात सही है, पहला ऑप्शन तो इसमें सही होगा।
और जो कलन विधि होता है तो ये फार्मूला के माध्यम से बच्चों को सिखाना, तो ये बात इसमें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात सही हो जाएगा, चौथा नंबर, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और चौथा, ठीक है। कलन विधि से भी ज़्यादा बेकार ऑप्शन इसमें से जो है प्रक्रियात्मक स्थिरता हो जाएगी और अभिसारी सोच हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे कलन विधि ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर ऑप्शन इसमें नहीं थे, तो इस कारण यहाँ पे अनुरूपी सोच और कलन विधि हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है। बी ऑप्शन में सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में है कि जो है अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और सी है समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ये बात तो यहाँ पे सही है। नो, यहाँ पे कहा है चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है, तो यहाँ पे ये बात गलत लग रही है। चिंतन ध्यान नहीं हटाना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा, तो किसमें चिंतन को बढ़ावा देना है। तो इसका जो है यहाँ पे ध्यान हमें नहीं हटाना है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा यहाँ पे हो जाए ध्यान देने, बढ़ावा देने से ध्यान हटाना, तो ये बात गलत है। ध्यान हटाना नहीं है, हमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने से ध्यान हटाना नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, नहीं, तो ये अवरोध नहीं पैदा करता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। और अगला है बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान कर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है, तो ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है, प्रेरित करता है। और अगला क्वेश्चन है इसमें 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है महारत उन्मुखी शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हैं। तो महारत उन्मुखी की उन्मुख जो बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, ठीक है। और ये बात सही है, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, नहीं, स्थिर नहीं होता है। और विफलता का उच्च भय, भय नहीं होता है उनको, तो ये बात गलत है। और अगला देखेंगे यहाँ पे विफलता का उच्च भय, भय नहीं लगता है उनको, उनको किसी चीज़ से भय नहीं लगता है। और तो इस कारण यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विफलता का कम डर। उन्हें ये नहीं है कि हम मुझे फेलर होंगे या जो भी, तो उनको डर नहीं लगता है। और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण भी होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, तो ये बात सही हो जाएगी, यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हम 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की, ये हो गया। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है शिक्षार्थी बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण सीखने की खुशी पैदा करता है। हाँ, ये बात सही है, बच्चों को जितना खुश करके हम पढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा बच्चे पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। निष्क्रिय अगर रहेंगे बच्चे, जो है निष्क्रिय होकर सीखेंगे बच्चे, तो वो नहीं सीख पाएंगे। सजा देंगे तो भी नहीं बच्चे सीख पाएंगे। पुरस्कार देंगे तो लालच के माध्यम से बच्चे ये भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे राइट ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सीखने की खुशी पैदा करके, जितना बच्चे खुश रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे बच्चे। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धिशील है। क्योंकि यहाँ पे कहा है शिक्षकों को छात्र को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता जो है वो वृद्धिशील है, यहाँ पे ये अवगत कराना चाहिए, ठीक है ना। उन्हें वृद्धिशील विश्वास को मतलब सक्रिय रूप से प्रेरित करता है। जब हम उन्हें कहेंगे ये वृद्धिशील होती है, ठीक है, तो वो सक्रिय रूप से प्रेरित होंगे बच्चे और वो ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो इससे बच्चे ज़्यादा प्रेरित होंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन थे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरे क्वेश्चन हल कीजिएगा और आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आप लोगों के लिए सारे वीडियोस लेकर आएंगे। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के ऑनलाइन वाले सारे क्वेश्चन पहले मैं आपको करवा दूँगी, हम आप करवा देंगे। उसके बाद ऑफलाइन वाले मतलब पेपर करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आपको कोई भी बुक वगैरह कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग डेली क्वेश्चन कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, तो मैं उसी सब्जेक्ट के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।